शेख हसीना को फांसी होगी और इनके साथ साथ किसको फांसी होने वाली है। शेख हसीना की बात करें, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं शेख हसीना। मामला क्या है और ये डिसीजन किसने लिया है और इस पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का क्या राय आई है उसको भी हम यहां पर देखेंगे। साथ ही साथ में पूरा मामला क्या रहा है, कौन कौन से सेक्शंस पर बात की गई है, किस बेसिस पर यहां पर ये डिसीजन लिया गया है फांसी देने के लिए, और इनको इनके साथ साथ शेख हसीना जी के साथ साथ और किसका नाम यहां पर इसमें है। तो पूरा मामला, पूरा केस यहां पर समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर्स अड्डा पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी तरफ आप क्या इस पर राय देना चाहेंगे, आपके क्या सजेशंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इस मामले को समझेंगे कि मामला क्या है। तो मामले की अगर हम बात करें, फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को यहाँ पर क्या किया गया है, इंडिया में छुपी हुई हैं अभी वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो, और गिल्टी वर्डिक्ट और डेथ सेंटेंस इशू के अगेंस्ट में वहां पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स ने बहुत निंदा की है। इंटरनेशनल क्राइम्स जो ट्रिब्यूनल है इसने निंदा तो की ही है, साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ साथ फॉर्मर जो होम मिनिस्टर थे वहां के असदुज्जमान की अगर बात करें तो उनको भी सेंटेंस टू डेथ जो है, हैंगिंग, फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला क्या है और इसकी वर्डिक्ट क्या है उसको हम यहां पर समझेंगे। मामले की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को सेंटेंस टू डेथ इन एब्सेंसिया बाय ए स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पर दिया गया है, सजा सुनाई गई है। उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई है एक विशेष न्यायाधिकरण के द्वारा बांग्लादेश के, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और इन पर जो चार्जेस लगाए गए, चार्जेस रिलेट टू 2024 का, आप सभी को पता है कि उस टाइम का मामला बांग्लादेश का बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था, हाईलाइट हुआ था। उस टाइम पे 1400 से ज्यादा मौतें जो हैं वो बांग्लादेश में हुई थी, और वजह जो है क्या थी उसको भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ अगर आपकी बात की जाए तो 2024 में जो स्टूडेंट क्रैकडाउन हुआ था जिसमें केस पर्टेन्स टू हर एलीग्ड रोल इन 2024 लीड अपराइजिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मामला जो है वो छात्रों ने जब विद्रोह किया था, छात्रों के नेतृत्व में जब विद्रोह हुआ तो वहां पर दमनात्मक कार्रवाई की गई थी। मतलब जो आपके बात यहाँ पर की जाए, अपराइजिंग क्रैकडाउन हुआ जिसमें आपके लगभग यहाँ पर बात की जाए 1400 से करीब जो है वो डेथ हुई थी, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हसीना कॉल्ड प्रोसेस अ कंगारू कोर्ट एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो इसको कंगारू अदालत की प्रक्रिया और राजनीतिक प्रेरित बताया है शेख हसीना ने। बाकी यहाँ पर बात करें तो चीफ एडवाइजर हैं अभी जो बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने वेलकम किया इस वर्डिक्ट को और उन्होंने कहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जो मोहम्मद यूनुस जी इस टाइम पे चीफ एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये वहां पर उनके वर्ड थे। बाकी अगर बात की जाए मेन एलिगेशन क्या लगाई गई हैं अगेंस्ट शेख हसीना, उनको देख लेते हैं। तो अक्यूज ऑफ मर्डर इनके ऊपर लगाया गया है, अटेम्प्टेड मर्डर इनके ऊपर लगाया गया है, टॉर्चर है, एलिग्ड टू हैव इंसिट पुलिस एंड आर्म पार्टी वर्कर्स टू अटैक सिविलियंस। ये एलिगेशंस जो हैं वो शेख हसीना पर लगाई गई हैं। ऑर्डर जो दिया गया था वेपन्स के लिए, हेलीकॉप्टर्स का यूज किया गया था, ड्रोन्स का यूज किया गया था स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, उसके लिए यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लिंक टू द मर्डर स्टूडेंट्स एंड प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग ऑर्डरिंग द कॉन्स्पायरिंग इन दीज एक्शंस। यहां अगर आप देखोगे तो ये कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो छात्रों का और दर्शनकारियों की जो हत्या हुई थी
उन सभी के वजह से ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। बाकी अगर बात की जाए, निहत्थे प्रदर्शनकारी थे और उनकी हत्या के आदेश को सीधा आरोप यहाँ पर बताया गया है। इसमें अगर बात की जाए तो जिसमें शवों को जलाने और प्रदर्शनकारियों को घायल करने की घटनाएं जैसी शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो एविडेंस और कोर्ट प्रोसीडिंग क्या है, एविडेंसेस कौन कौन से दिए गए उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो एविडेंसेस थे जिनमें आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलेगा पुलिस शूटिंग कर रही थी किसके ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर, अलग अलग एरियाज में, जो कि आपके प्रेजेंट किए गए थे कोर्ट में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था किसका, शेख हसीना जी का, उसको भी एज अ एविडेंस यूज किया गया है। ठीक है, जो उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया था वो यहां पर यूज किया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो रिपोर्ट्स ली गई हैं आपके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से, ऑर्गेनाइजेशन से, एंड डिटेल्स ऑफ विक्टिम एट्रोसिटीज इंक्लूडेड एज एविडेंस। तो ये आप यहां से याद रखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है उनकी रिपोर्ट ली गई, पीड़ितों पर अत्याचारों का विवरण लिया गया और साक्ष्य के तौर पर वहां पर शामिल किया गया, एविडेंस के तौर पर शामिल किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर एक्यूज की, तो शेख हसीना के साथ साथ जो होम मिनिस्टर थे, फॉर्मर होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान को, तो वहां पर आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून जो है वो एक्यूज रहे हैं। और शेख हसीना और इनको क्या किया गया है, ये इंडिया में भाग आए थे और शेख हसीना और असदुज्जमान और चौधरी अब्दुल्ला जो हैं अल ममूम ये स्टेट विटनेस रहे हैं वहां पर। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको और भी चीज़ें यहाँ देखनी होंगी, लाइक टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स की, कि कब कौन सा इवेंट हुआ था, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। लाइक जुलाई से लेकर अगर हम अगस्त तक की बात करें तो प्रोटेस्ट किया इन्होंने, प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, प्रोटेस्ट एंड गवर्नमेंट क्रैकडाउन हुआ था, वो 1400 डेथ्स हुई थी, वो आपकी जुलाई से अगस्त तक हुई थी 2024 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना जो है वो इंडिया आ गई थी और जून नवंबर 2025 को ट्रायल विटनेस स्टेटमेंट एविडेंस प्रेजेंटेशन हुआ था। ये 2025 से, जून से लेकर नवंबर 2025 तक ये सारी चीजें चली थी जिसमें ट्रायल विटनेस स्टेटमेंट एविडेंसेस लिए गए, प्रेजेंटेशन हुआ, एविडेंस प्रेजेंट किए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 17 नवंबर को ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर जो शेख हसीना की प्रॉपर्टी है बांग्लादेश में उसको सीज किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनको सेंटेंस विदाउट डिले जो है, बिना किसी देरी के सजा की जो है वो सुनाई गई है कि उनको सजा देनी है। संपत्ति जब्त होगी, फैसला सुनाया गया है और विदाउट एनी डिले जो है उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। एडिशनल नोट्स में अगर हम चले जाएं तो वर्डिक्ट के बाद में, फैसले के बाद में वो व्यापक हिंसा हुई, पुलिस तैनाती हुई पूरे देश में, पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट हुआ है अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखोगे तो हसीना का क्या रिस्पॉन्स है, शेख हसीना का क्या रिस्पॉन्स इस पर आया है, तो फैसले को धांधली और पूर्व निर्धारित बताया गया है शेख हसीना जी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया है न्यायाधिकरण जो है राजनीतिक विरोधियों द्वारा नियंत्रित है, ऐसा बोला गया है उनके द्वारा कि पॉलिटिकल एडवर्सरीज है इसमें, जो ट्रिब्यूनल है उसमें उन्होंने लीग लगाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रायल के लिए उन्होंने मना कर दिया है कि कहा कि इस मुकदमे में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को नकार दिया गया है। वो करेंटली इंडिया में है एंड हैज़ नॉट रिटर्न टू बांग्लादेश, वो बांग्लादेश नहीं जाएंगी। उन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया में हैं और वो बांग्लादेश नहीं जाएंगी। बाकी अगर हम बात करें कि इस पर इंडिया का रिएक्शन क्या आया है, तो इंडिया के रिएक्शन में अगर हम बात करें तो इंडिया ने कहा है कि भारत को सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है कि लाइक रिस्पॉन्डेड कॉशियसली एंड इट हैज टेकन नोट ऑफ वर्डिक्ट बाय द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ऑफ बांग्लादेश एंड reiterated commitment to peace, democracy, inclusion and stability in Bangladesh। ठीक है, तो ये आप यहां से याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
India will continue to engage constructively with all stakeholders and did not comment clearly on the extradition. बाकी एक्स्ट्राडिशन की अगर हम बात करें, एक्स्ट्राडिशन डिमांड क्या है, प्रत्यार्पण मांग क्या है, तो ढाका ने बोला है कि रिन्यू किया जाएगा कॉल हसीना का एक्स्ट्राडिशन आफ्टर द वर्डिक्ट, और इंडिया नॉन कॉमिटल रहेगा उसमें। इंडिया हैज स्टेड नॉन कॉमिटल कि भारत की कोई भी प्रतिबद्धता नहीं जताई जाएगी। और इंडिया हैड एक्नॉलेज बांग्लादेश's रिक्वेस्ट अर्लियर बट नो डिसीजन येट। ठीक है, बाकी लीगल एस्पेक्ट क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 2013 में अगर हम चले जाएं, इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अकॉर्डिंग देखें तो एक्स्ट्राडिशन कैन बी रिफ्यूज। अगर वो कोई पॉलिटिकल ऑफेंस नेचर का है तो उसको इंडिया क्या कर सकता है, उसको रिफ्यूज कर सकता है। बट मर्डर उसमें एक्सक्लूड है, मर्डर इंक्लूडेड नहीं है। आर्टिकल 8 जो है वो किसकी बात करता है कि एक्विजिशन आर नॉट मेड इट इन गुड फेथ और नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो यहीं अगर हम बात करें तो ये आपका कैसा हो जाएगा, एक्स्ट्राडिशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना। बाकी अगर हम बात करें इंडिया की स्ट्रेटजिक कंसर्न की, तो हसीना ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। जब हम शेख हसीना की बात करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, चाहे इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर हो, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। और उन्होंने इस्लामिक ग्रुप के अगर बात की जाए जो कट्टरपंथी थी, उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दिया था। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक अवामी लीग है उसका डिमोरलाइज जो है वो देखने को मिल सकता है, जो मनोबल गिर सकता है, डिमोरलाइज हो सकता है अवामी लीग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनकरेज एंटी इंडिया रेडिकल फोर्सेस, तो भारत विरोधी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको बढ़ावा मिल सकता है इससे, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरिम गवर्नमेंट हैज नॉट ईज्ड इंडियाज वरीज अबाउट, तो राइजिंग रेडिकलाइजेशन, सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज एंड बांग्लादेश एफर्ट्स टू रिवाइव टाइज विद पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें 1 जुलाई 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, रोम इटली में इसका जो है इस्टेब्लिश हुआ था। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। करेंट प्रेसिडेंट जो है जज टुमोको अकाने हैं। और मेंबर कंट्रीज की बात करें 125 मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें आर्मेनिया और यूक्रेन अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। जजेस में बात की जाए 18 जजेस हैं जो कि आपके सर्व करते हैं इस कोर्ट को। 9 ईयर का टर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। बाकी अगर बात की जाए रीजनल ब्रेकडाउन की तो 125 मेंबर्स में 33 अफ्रीका से हैं, 19 एशिया पैसिफिक से हैं, और आपके ईस्टर्न यूरोप से 20 हैं, लैटिन अमेरिका एंड सी कैरेबियन से 28 है, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट से 25 है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और यहाँ पर जो करेंसी है वो आपकी रुपया है। और प्रेसिडेंट मोहम्मद साबुद्दीन हैं और करेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोहम्मद यूनुस हैं। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी अगर बात की जाए तो 1971 में ये लिबरेशन वॉर के थ्रू ये इंडिपेंडेंट हुआ था, वो आप यहाँ से याद रखिएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, मेजॉरिटी रिलीजन इस्लाम है यहाँ पर, और ये सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। ये आप यहाँ से याद रखना। बाकी ये मेंबर किस किस का उसका है ऑर्गेनाइजेशन का, सार्क का मेंबर है, OIC का मेंबर है एंड कॉमनवेल्थ का भी मेंबर है बांग्लादेश। बाकी इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ में लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर का। और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ से वेस्ट बंगाल है, इधर आप चले जाओगे तो आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है जो कि इसके साथ में यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी का अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो हमारा करियर अड्डा का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से इस क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। बाकी का मेरे टेलीग्राम पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा, GK बाई रोहित गुरु, वहाँ से भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं।
तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ में आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।